आज अपना लोग देखते हैं थ्योरम जो है अपना लोग का 6.1 हो गया था, 6.2 भी हो गया था और 6.3 भी हो गया था। 6.1 में जो था थेल्स प्रमेय था, जिसको आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, या आधारभूत क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। और इसका कन्वर्स अपना लोग पढ़ लिए थे। और जो 6.3 था उसमें क्या था, आज अपना लोग जो पढ़ेंगे 6.3 का कन्वर्स ही पढ़ेंगे। 6.3 में क्या था कि यदि दो त्रिभुज दिया हुआ है, दो त्रिभुज क्या है दिया हुआ है, और दोनों त्रिभुज का क्या हो कि एंगल बराबर हो, क्या हो एंगल बराबर हो, कोण बराबर हो, तो भुजा जो है वो क्या पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का क्रमशः भुजा संगत भुजा जो है समानुपात होगा, और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज जो है समरूप भी होगा। समरूपता के लिए दो कंडीशन है त्रिभुज में, कि त्रिभुज में समरूपता के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए, पहला त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होना चाहिए। नंबर 2 कि पहले और दूसरे त्रिभुज का जो संगत भुजा है ना, वह एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो पहला 6.3 जो थ्योरम था उसमें एंगल हमको दिया हुआ था कि पहला त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का सभी संगत एंगल जो है, संगत कोण जो है बराबर है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये हमको सिद्ध कीजिए कि संगत भुजा बराबर है। नंबर 2 कि यदि संगत भुजा भी बराबर हो गया तो समरूपता का दोनों कसौटी जो है फुलफिल हो गया, कि कोण और भुजा दोनों समानुपात हो गया, तो त्रिभुज दोनों क्या होता है समरूप हो जाता है। यहाँ अपना लोग को क्या दिया हुआ है कि पहला दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज की भुजा जो है, दोनों त्रिभुज की भुजा एक ही अनुपात में, दोनों त्रिभुज की भुजा क्या है एक ही अनुपात में है। और एक ही अनुपात में रहने के कारण हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण जो है बराबर है। और जब हम संगत कोण को बराबर कर लेंगे और भुजाएं पहले से समानुपात दिया गया है, तो ये दोनों कंडीशन मिलकर के दोनों त्रिभुज जो क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। आइए इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट में हमेशा अपना लोग बोले हैं कि जो बुक में दिया हुआ है उसी को अपना लोग डिक्टो जो है लिखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है, अपने मन से भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट सकती है या कुछ ज़्यादा अपना लोग जो है लैंग्वेज बड़ा हो सकता है, इसलिए अपना लोग जो बुक में प्रमेय का स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन दिया उसको लिखते हैं और उत्पत्ति अपने शब्दों में प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 इसमें अपना लोग देखते हैं क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो, ठीक है, यदि दो त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात, त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो, समानुपात मतलब एक ही अनुपात, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए
दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये स्टेटमेंट है, इसको अपना लोग प्रूफ करते हैं कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो, समानुपात मतलब एक ही अनुपात में हो, एक अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो, ठीक है ना। तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। वहां संगत भुजा एक ही अनुपात में था तो कोण को अपना लोग संगत कोण को बराबर दिखाए थे। क्या संगत कोण दिया हुआ था तो भुजाएं को क्या कहते एक ही अनुपात में दिखाए थे और दोनों त्रिभुज को बाद में समरूप दिखाए थे। यहाँ अपना लोग को क्या दिया हुआ है कि भुजा जो है एक ही अनुपात में है संगत, तो संगत कोण को अपना लोग को बराबर दिखाना है और संगत कोण को बराबर दिखा देंगे तो भुजा समानुपात है ही, संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो यह समरूपता के दोनों कसौटी पर खरा उतरेगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आइए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा अपना लोग को। ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं अपना लोग DEF और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन है इसको लिखेंगे। PQ AB के बराबर DP काटते हैं, AC के बराबर DQ काटते हैं DF में से। इसमें लिखते हैं माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। जिसमें AB ओवर DE, BC ओवर EF और CA ओवर FD। FD है। इसको अपना लोग एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, इसका काम आएगा अभी। एक कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हम DE और TF पर तो बिंदु P और Q क्रमशः इस प्रकार लेते हैं कि AB इक्वल टू DP AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ है। एक से देखिए हम क्या लिख सकते हैं। हमको एक से हम
एक से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी ओवर डी ई ए बी ओवर डी ई। और एक चीज और हमको है यहाँ ए सी ओवर एफ डी, ए सी ओवर एफ डी है तो डी एफ डी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ए बी के बदला आप लोग डी पी लिख सकते हैं, डी पी ओवर डी ई। और ए सी के बदला अपना लोग डी क्यू लिख सकते हैं। इसको जो है अपना लोग या तो यहाँ डायरेक्ट थेल्स थ्योरम का प्रयोग लिख सकते हैं, या इसमें एक चीज और कैलकुलेशन अपना लोग कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपना लोगों को, इसको पलटना पड़ेगा, है ना। इससे पहले भी आप किए थे, आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगा था। दोनों तरफ माइनस कर दिए, बराबर में बराबर घटाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूक्लिड साहब के डेफिनेशन से ही। जैसे डी माइनस डी पी ओवर डी पी, फिर डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू, ये क्या हो जाएगा, जैसे डी ई माइनस डी पी करेंगे तो ये पी ई आ जाएगा, पी ओवर डी पी इक्वल टू, और पूरे डी एफ में से डी क्यू को घटाएंगे तो क्यू एफ आ जाएगा। इसको फिर पलट सकते हैं, क्यू एफ, ये ऐसा आता है। इसको 2 नंबर ले लेते हैं। आओ, त्रिभुज TEF में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने पर थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि dp ओवर p बराबर dq ओवर qf है, थेल्स प्रमेय का ये क्या है, इनवर्स है। ये क्या थेल्स प्रमेय का क्या कहते इनवर्स है कि यदि क्या कहते रेखा किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा है जो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, तो जो क्या क्या वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसलिए अपन लोग पी क्यू पैरेलल टू क्या हो गया, हम लोग का EF हो गया। और इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल DPQ एंगल DEF तथा
डी क्यू पी एंगल डी एफ ई, एंगल क्या हो गया, डी एफ ई। यह दोनों क्यों बराबर है, जब पी क्यू एफ के समांतर है तो यह संगत कोण हो जाता है, इसलिए ये बराबर है। संगत कोण है इसलिए ये क्या है, बराबर है। ये संगत कोण है इसलिए बराबर है। चलिए इसको लिख लिए। अब एक चीज और करना पड़ेगा अपना लोगों को कि चूंकि पी क्यू समांतर EF है, पी क्यू समांतर EF है, और इसलिए ये पी ई का क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, क्यू एफ का हो जाएगा। अपना लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि डी पी क्यू है ना, यह एंगल सेम है, एंगल सेम है, पहला वाला थ्योरम से एंगल सेम है, डी पी क्यू और डी ई एफ, यह क्या हो जाएगा, तीनों का, ये इस दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। जैसे ही एंगल बराबर हो जाएगा ये समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा तो भुजा जो है इसका एक अनुपात में आ जाएगा, भुजा क्या आ जाएगा, एक अनुपात में आ जाएगा। इसलिए इसको करते हैं क्या, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसका काम आएगा कभी एंगल बराबर दिखाने में। फिर त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में यह जो है त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, क्यों, यह AAA से है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, PE के बराबर है, DF के बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। यदि ऐसा है तो सब क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा साइड, इसलिए DP ओवर DE PQ ओवर EF बराबर, फिर जो है ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, DF बराबर DQ, ऐसे लिख सकते हैं, DF बराबर DP, तो DQ ओवर DF। ये बहुत ही मजेदार आया है। अब इसको पहला वाला के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे ही अपना लोग पहले वाले के साथ इसको कंपेयर करेंगे, चूंकि डीपी किसके बराबर है, इसको एक चीज और लिख सकते हैं कि डीपी जो है, डीपी किसके बराबर है, AB के बराबर है। डीपी किसके बराबर है, AB, और ये DE इक्वल टू PQ। PQ इसके बराबर नहीं है, यही यहां जो है इक्वल हमको शो करना है, PQ EF के बराबर है, बराबर DQ किसके बराबर है, AC के बराबर है, AC ओवर DF। ये बहुत ही मजेदार है। ये 4 नंबर है। 1 और 4 को कंपेयर करते हैं, है ना, 1 और 4 को कंपेयर करते हैं। इसको थोड़ा मिटाना होगा।
इसको मिटा देते हैं, ये स्टेटमेंट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे अपना लोग। एक और चार से, एक और चार से अपना लोग क्या, ए बी ओवर डी ई, ए बी ओवर डी यहां भी है, ए सी ओवर एफ डी, ए सी ओवर डी एफ यहां भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ओवर ई एफ इक्वल टू पी क्यू ओवर ई एफ। इसका मतलब क्या है, ये तीनों देखिए दोनों नीचे में है, ई एफ कैंसिल आउट हो गया, तो बी सी और पी क्यू बराबर हो गया, बी सी और पी क्यू बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीपीक्यू, एसएसएस समरूपता कसौटी से, सॉरी सर्वांग क्षमता कसौटी से, यदि ये ऐसा होता है तो अपना लोग लिख सकते हैं एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो बाबू पी किसके बराबर है, पी हमको निकला हुआ कहां से, यहां से देखिए पी हमको एंगल निकला हुआ है, 3 से देखिए पी जो है ई के बराबर है, पी ई के बराबर है, इसलिए इंप्लाइज दैट एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है क्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। यहां देखिए 3 से क्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है, डीईएफ हो गया, तीनों कोण बराबर है ना। इसमें दो कंडीशन होता है, यदि भुजाएं एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में भुजाएं हो तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यदि तीनों कोण भी बराबर हो फिर भी ये समरूप हो जाएगा। यहाँ भुजा समानुपात दिया हुआ था, हम कोण को बराबर, संगत कोण को बराबर दिखाएं, और संगत कोण यदि बराबर हो गया तो हम जो है ये त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा, त्रिभुज जो है समरूप हो गया। इसको ए समरूपता, ये जो है इसको जो है एसएसएस समरूपता कसौटी कहेंगे। कसौटी से, और कल जो था, कल एंगल बराबर था, कल क्या था, कल एंगल बराबर था, और एंगल बराबर था तो वहां जो है अपना लोग साइड को एक ही अनुपात में किए थे, तो वहां अपना लोग का ए समरूपता कसौटी चला गया था, है ना, क्या चला गया था, ए समरूपता कसौटी चला गया था। और आज अपना लोग का साइड को समानुपात दिखाएं, इसलिए एसएसएस समरूपता कसौटी इसको कहेंगे। यह जो है यह समरूपता का जो है एसएसएस समरूपता कसौटी। एसएसएस समरूपता कसौटी, चलिए इसको देख भी लेते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज दिया हुआ है। जैसे ये एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें हमको ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, मतलब ए बी ओवर डी ई इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ और सी ओवर
एफ डी दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ। हमको ये सिद्ध करना है कि ये ए बी सी का तीनों एंगल डी एफ के तीनों एंगल के संगत एंगल के बराबर है, संगत कोण के बराबर है। और हम फिर कह देंगे यदि संगत कोण बराबर हो जाएगा तो कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, क्या कहते हैं, समरूप है। इसके लिए हम क्या किए, जितना ए बी था ना उतने डी में से काट लिए, डी पर एक पॉइंट पी रखे और डी एफ पर एक पॉइंट क्यू, इस प्रकार रखे कि ए सी किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है, ए सी हो गया डी क्यू के बराबर और ए बी किसके बराबर हो गया, डी पी के बराबर हो गया। जैसे ये दोनों बराबर हो गया तो बराबर हो गया ना, तो ये dp ओवर डी, ये पहला वाला से हम क्या है, हमको ए बी ओवर डी है, क्या है, ए बी ओवर डी है। तो ए बी के बदले अपना लोग क्या रखे, ए बी के बदले अपना लोग क्या रखे, ए बी के बदले डीपी रखे और ए सी के बदले क्या रखे, डी क्यू रखे। तो एक से हम क्या लिखे, हमको दो ठो का जरूरी है कि ए बी ओवर डी था, तो ए बी के बदले ए बी ओवर डी बराबर ए सी ओवर डी एफ था, तो ए बी के बदले अपना लोग डीपी रखे, ए बी के बदले डीपी रखे, डीपी ओवर डी इक्वल टू, फिर जो है ए सी के बदले अपना लोग क्या रखे, डी क्यू रखे, तो डी क्यू ओवर डी एफ। यदि कैसा, ये थेल्स थ्योरम का इन्वर्स है, उसमें कहता है कि भुजाएं यदि एक ही अनुपात में हो तो जो भुजाएं इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो डीपी ओवर पीई क्या हो गया, डीपी ओवर पीई और डी क्यू ओवर क्यू एफ हो गया, तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया। ये यहाँ जो है अपना लोग पूरे सलग है, पूरे मतलब एक साथ है कि dp ओवर डी जो है dp ओवर डी और dq ओवर qf है, ऐसा है। क्या कहते हैं, तो क्या किए अपना लोग कि इसको पलट दिए, d ओवर dp और df को ऊपर कर दिए, df ओवर dq। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि जो हमारा थेल्स प्रमेय है ना, तो अपना लोग का जो थेल्स प्रमेय है, ये जो टोटल ये जो है df ओवर p बराबर dq ओवर qf ऐसे डिफाइंड है ना। ये पूरे पे डिफाइंड नहीं है, पूरे पर भी होगा, यदि पूरा भी कर देंगे dq ओवर df और dp ओवर d कर देंगे तो फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या किए, जो थेल्स थ्योरम का एडजेक्ट था कि dp ओवर dq और dp ओवर p ऐसा किए हैं। इसके लिए अपना लोग क्या किए हैं कि दोनों तरफ माइनस कर दिए, एलसीएम यहाँ dp आ गया, यहाँ q आ गया, यहाँ d में से dp घट गया, d पूरे d में से dp घट गया तो p बच गया, और पूरे df में से dq घट गया तो क्या बच गया, qf बच गया। यहाँ देखिए qf बच गया, तो इसमें जो है p बच गया, इसमें qf बच गया। फिर इसको थोड़ा पलट दिए, है ना, पलट दिए, यहाँ देखिए पलटे थे इसको, फिर वापस अपने पोजीशन में लाने के लिए इसको पलट दिए, dp ओवर p। अब क्या हो गया, dp ओवर pe बराबर dq ओवर qf। अब जो है थेल्स थ्योरम का प्रमेय कहता है, इन्वर्स वाला प्रमेय कहता है कि यदि कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख दिए, PQ समांतर EF। जैसे PQ समांतर EF हो गया, यह P E के बराबर हो गया और यह Q किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। इसलिए अपना लोग लिखे हैं DPQ इक्वल टू DEF और DQP इक्वल टू DFE। ऐसा ये पूरे एंगल इसलिए लिखे हैं क्योंकि एंगल P इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए DPQ लिखे ज्यादा स्पष्टता के लिए। फिर लिखे हैं DEF पूरे लिखे, इसमें भी DQP लिखे हैं, फिर DFE ऐसा लिखे। लेकिन आप लोग जैसे प्रूफ कर देंगे समझाने के क्रम में अपना लोग P इक्वल टू E और Q इक्वल टू F ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे ये हो गया, अब ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज जो है, यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप हो जाएगा, देखिए ये D जो है बड़ा वाला में भी है, D छोटा वाला में भी है, P E के बराबर हो गया और Q F के बराबर हो गया। इसका ये क्या हो गया, तीनों इस DPQ और DEF का तीनों कोण जो है क्या कहते हैं, बराबर हो गया। तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि तीनों कोण बराबर हो गया तो यह त्रिभुज DPQ और DEF जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अपना लोग इससे पहले पढ़े 6.3 में पढ़े हैं कि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा समरूप, तीनों भुजा एक ही अनुपात में होगा और दोनों त्रिभुज क्या होगा, क्या समरूप भी होगा। तो तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजा इसका क्या होगा, समानुपाती होगा। इसलिए लिखे हैं कि यह समरूप हो गया, ए से समरूपता हो गया, तो इसकी भुजा जो है DPQ और DEF का एक ही अनुपात में होगा। इसलिए DP ओवर D इक्वल टू PQ ओवर EF इक्वल टू DQ ओवर DF है। इसमें क्या है, DP किसको माने थे बाबू, देखिए DP बराबर क्या है, A। DP के जगह अपना लोग AB रख दिए और DQ के जगह कितना रखे, DQ की जगह AC रख दिए, DQ की जगह क्या रख दिए, AC रख दिए। अब ये चौथा वाला है रिलेशन और ये पहला वाला रिलेशन, इस दोनों को जैसे ही अपना लोग देखेंगे कि AB ओवर DF, CA ओवर FD, CA ओवर FD इस तरह से है। जब दो बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। PQ ओवर EF और ये BC ओवर EF भी बराबर होगा। इसलिए कर दिए हैं 1 और 4 से BC ओवर EF इक्वल टू PQ ओवर EF। दोनों जो है EF कैंसिल आउट हो गया, BC इक्वल टू PQ। मतलब ये जो PQ है, यह जो PQ है, यह किसके बराबर है, BC के बराबर है।
अब क्या होगा, जैसे ए बी बी पी के बराबर था, ये था ए सी डी क्यू के बराबर था, ये था, और बी सी पी क्यू के बराबर हो गया, तो यह त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। किससे, एस 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 समरूपता से। तीनों का भुजा 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 समरूपता कसौटी से क्या हो गया, या एस 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 सर्वांग समता कसौटी से हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो तीनों कोण, इसका तीनों कोण, ए डी के बराबर हो जाएगा, बी पी के बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ए डी के बराबर हो गया, बी पी के बराबर हो गया, सी क्यू के बराबर। एक चीज और कि ए डी के बराबर है, ये है, बी जो है, पी जो है अभी अपना लोग किए हैं, यह पी जो है संगत कोण से ई के बराबर है, इसलिए पी के बदले क्या दे दिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी था, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई आ गया। सी जो है, सी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। सी किसके बराबर है, क्यू, और क्यू एफ के बराबर है, इसलिए सी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। अब देखिए पहला जो अपना लोग का त्रिभुज था ए बी सी और डी ई एफ, देखिए हमको भुजा ये एक ही अनुपात में दिया हुआ था, इसका संगत कोण बराबर निकल गया। ए किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया, बी किसके बराबर हो गया, बी ई के बराबर हो गया, ई सी किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। यदि तीनों कोण इसका बराबर हो गया, हमको समानुपात, भुजा समानुपात दिया हुआ है, कोण समानुपात निकल गया, और यह जो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो है यह समरूप हो गया। किससे, इसको सर्वांग समता का, इसमें नीचे में लिख लीजिए, इसे सर्वांग समता का एस 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 कसौटी कहा जाता है, समरूपता का, इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज की समरूपता का एस 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 कसौटी कहा जाता है। इसमें लिख लीजिए, नीचे में लिख लीजिए, इसमें इसे त्रिभुज के समरूपता का एस 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 कसौटी कहा जाता है। इसमें भुजा समानुपात दिया हुआ था, वहां एंगल 6.3 में एंगल बराबर दिया हुआ था, इसलिए उसको त्रिभुज के समरूपता का ए कसौटी कहा जाता है। ठीक है, इसको